यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप लोग सब कुशल मंगल होंगे, आपकी पढ़ाई सही चल रही होगी। दोस्तों, जो हमने करंट अफेयर की सीरीज़ अपनी स्टार्ट की है उसके तहत ही हमारा वीडियो नंबर 6 होने वाला है। अभी तक मैंने आपको 5 वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं और उन 5 वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 76 तक कराए हैं। जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा 77वां क्वेश्चन है, यानी कि 77th। आइए बिना टाइम गवाए इसको स्टार्ट करते हैं। 77वां क्वेश्चन कहता है हमारा, बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? क्या विक्रम सिंह है, विक्रम दुरईस्वामी हैं, महेश गांगुली हैं या सोहन कुमार हैं? तो इसका आंसर आपका होने वाला है विक्रम दुरईस्वामी। ठीक है, जान लेते हैं। दुरईस्वामी 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में विदेश मंत्रालय में तैनात हैं। ये ढाका में रीवा गांगुली दास का स्थान लेंगे। इनके अलावा विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान और हेमंत हरिश्चंद्र कोटालवार को चेक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। देखो, ये तो हमने ऊपर जान ही लिया कि बांग्लादेश में किसे नियुक्त किया गया, विक्रम दुरईस्वामी को। इसके साथ साथ हमें जान लेना है विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में और हेमंत हरिश्चंद्र कोटालवार को चेक गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। मीन्स एक क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट करंट के ही आपके शामिल हो गए यहाँ पे। अब देखो, बात आई है तुर्कमेनिस्तान की, तो जान लेते हैं। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद और यहाँ की मुद्रा है मानात। चेक गणराज्य की बात आई है तो जान लेते हैं, चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग और यहाँ की मुद्रा है चेक कोरुना। चेक कोरोना नहीं है चेक कोरुना। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट 78। अफ़गानिस्तान में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, अफ़गानिस्तान में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? ऑप्शन है स्वामी मुखर्जी, रामदत्त, यज्ञदत्त शर्मा या रुदेंद्र टंडन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रुदेंद्र टंडन। जान लेते हैं इनके बारे में। ये वर्तमान में जकार्ता में आसियान में भारतीय दूत हैं और काबुल में विनय कुमार की जगह लेंगे। कहने का मतलब है किसके स्थान पर इनकी नियुक्ति की जाएगी? विनय कुमार के स्थान पर। ठीक है, और ये वर्तमान में कहाँ पर हैं? ये जकार्ता में आसियान में राजदूत हैं। आसियान मतलब ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये कहाँ पे हमारा? ये जकार्ता में है। ये वहाँ पे वर्तमान में भारतीय दूत हैं और इन्हें अफ़गानिस्तान में अगला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर आगे जान लेते हैं, अफ़गानिस्तान की बात आई है तो जान लेते हैं। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है, मुद्रा यहाँ की अफ़गानी है और यहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए CEO कौन होंगे? हेमांग आमीन, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली या राहुल द्रविड़? ठीक है, हमें बताना BCCI के नए CEO कौन होंगे। तो इसका मैं आपको बताता हूँ। BCCI के जो नए CEO होंगे वो होंगे हेमांग अमीन। ठीक है, जान लेते हैं। ये BCCI के पहले CEO राहुल जौहरी का स्थान लेंगे। जो BCCI के पहले CEO थे वो थे राहुल जौहरी। ये उनके स्थान पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। CEO कौन होता है? लास्ट वीडियोज़ में मैं आपको सारा बता चुका हूँ। ये होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखो, हॉकी लीजेंड गुरुबख्श सिंह और पूर्व क्रिकेटर पलाश नंदी को कौन सा सम्मान देने की घोषणा की गई है? रिपीट करता हूँ, हॉकी लीजेंड गुरुबख्श सिंह और पूर्व क्रिकेटर पलाश नंदी को कौन सा सम्मान देने की घोषणा की गई है? पहला ऑप्शन है
भारत रत्न, दूसरा ऑप्शन है मोहन बागान रत्न, तीसरा ऑप्शन है पद्मा भूषण या अर्जुन अवार्ड। तो इसका आंसर आपको होने वाला है। अगर आपको लग रहा होगा कि कम टाइम मिल रहा है तो वीडियो पॉज करके पहले खुद आंसर देने के ट्राई करेंगे, ठीक है नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मोहन बागान रत्न। जान लेते हैं इसके बारे में। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मोहन बागान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। परंतु अब की बार क्लब ने कोरोना के कारण इसे नए बनाने का फैसला लिया। जैसे कि सब जगह आप लोग देख ही पा रहे होंगे कोरोना की वजह से। आगे देखते हैं। मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब कोलकाता में स्थित है। ये क्लब कहाँ पे स्थित है? ये क्लब कोलकाता में स्थित है। इसे भारत का राष्ट्रीय क्लब कहा जाता है, ठीक है। इसे एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब होने का गौरव प्राप्त है। किसे? मोहन बागान क्लब को, ठीक है। तो सिंपल कहने का मतलब है एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा हो गया? हमारा यही हो गया मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको ठीक से समझ आया होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 80 तक हो गए। नेक्स्ट आते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। जानते हैं इसके बारे में। आशा करता हूँ कि कल जो अभी तक जो हमने पढ़ा उसके मुकाबले यहाँ पे फिर भी थोड़ा ठीक समझ में आ रहा होगा। उसमें थोड़ी लाइनिंग की वजह से दिक्कत सी मुझे भी लगी, तो इसलिए मैंने चेंज किया। देखते हैं इनिशिएटिव कहाँ तक सक्सेसफुल हो पाता हमारा ये। जानते हैं क्वेश्चन नंबर 81। देखो 81 क्वेश्चन नंबर हमारा ये कहता है गूगल के सीईओ ने भारत में कितनी रकम निवेश करने का ऐलान किया है? 5 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर, 15 अरब डॉलर या 20 अरब डॉलर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 अरब डॉलर। सिंपल कहने का मतलब है गूगल के सीईओ ने भारत में 10 अरब डॉलर की रकम निवेश करने का ऐलान किया है। गूगल के सीईओ की बात आई है तो ये मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन जान लेते हैं। ये सुंदर पिचाई हैं और ये अल्फ़ाबेट के भी सीईओ हैं। अल्फ़ाबेट का मतलब है गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, ठीक है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट और सुंदर पिचाई उसके भी सीईओ हैं। जान लेते हैं 10 अरब डॉलर कितने के बराबर होते हैं? 10 अरब डॉलर बराबर होते हैं लगभग 75,000 करोड़ रुपए के बराबर, ठीक है नहीं। 75,000 करोड़ के बराबर होते हैं ये। अब ये जानते हैं कि ये निवेश किन क्षेत्रों में किया जाएगा। तो ये निवेश किया जाएगा बिजनेस को डिजिटली सहयोग देने में, नए प्रोडक्ट्स बनाने और सर्विस शुरू करने में, हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में तकनीक विकसित करने में इस निवेश का प्रयोग किया जाएगा। सिंपल आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 82। सुप्रीम कोर्ट ने पद्माभाना स्वामी मंदिर के मुख्य प्रबंध कमेटी में त्रावणकोर के राज परिवार की भूमिका को बनाए रखने का आदेश दिया है। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? सिंपल हमें ये बताना पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है, ठीक है। क्या कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है या केरल में है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा केरल। यह मंदिर कहाँ स्थित है? यह मंदिर स्थित है केरल में। अब जान लेते हैं इसके बारे में। भगवान पद्मनाभ के इस मंदिर का निर्माण, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ विष्णु, कहने का मतलब ये विष्णु का मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है ये। इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर शाही परिवार ने कराया था। किसने कराया था? त्रावणकोर नामक एक परिवार था, शाही एक परिवार था, उसने इसका निर्माण कराया था। और इसी राज परिवार को इसकी जो मुख्य प्रबंधन कमेटी होगी उसमें इसकी भूमिका को ऐसी बनाए रखने के लिए कहा गया है कि उनका भी उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले होगा, ठीक है नहीं। आगे जानते हैं फिर। इस शाही परिवार ने 1947 से पहले केरल और उससे लगे तमिलनाडु के कुछ भाग पर शासन किया था, ठीक है। वर्ष 2011 में इसकी तिजोरियों यानी इस मंदिर की तिजोरियों में करीब 1 लाख करोड़ की संपत्ति और आभूषण निकले थे तथा इसकी एक तिजोरी खुल भी नहीं पाई थी। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बहुत चर्चा में रहा था। 2011 में इसकी तिजोरियों से करीब 1 लाख करोड़ की संपत्ति और आभूषण निकले थे। 1 लाख करोड़, ठीक है। और इसके बाद भी इसकी एक तिजोरी खुल भी नहीं पाई थी।
तो सिंपल आप लोग समझ होंगे ये मंदिर कहाँ स्थित है, ये मंदिर केरल में स्थित है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा है। दोबारा रिपीट करता हूँ, वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बना है। क्या वो चीन है, क्या वियतनाम है, अमेरिका है या रूस है। ठीक है, तो सिंपल इसका आंसर है आपका अमेरिका। देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा। कहने का मतलब है इससे पिछले साल भी अमेरिका था और अब की बार भी, यानी कि जो वित्त वर्ष 2019-20 था इसमें भी अमेरिका रहा और पिछले वित्त वर्ष में भी अमेरिका ही रहा था। आगे देखते हैं। उससे पहले यह स्थान चीन रखता था। सिंपली कहने का मतलब ये हुआ कि 2 साल से तो इस स्थान पर अमेरिका है, लेकिन उससे पहले ये स्थान चीन रखता था। व्यापारिक साझेदार मीन्स आयात निर्यात, खरीद फरोख्त की बात जो होती है, ठीक है नहीं, कितना ज़्यादा हमने खरीदा, कितना ज़्यादा बेचा। तो सबसे ज़्यादा कारोबार हमारा किससे किया गया, अमेरिका से, पिछले 2 साल में। उससे पहले इस स्थान पे कौन था, चीन था। 2019-20 में यह व्यापार 88.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। कितना रहा, 88.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। ठीक है, सिंपल कहने का मतलब है हाल ही में जो सबसे बड़ा व्यापार हम कर रहे हैं, किस देश से कर रहे हैं, आयात निर्यात लेन देन, वो अमेरिका से कर रहे हैं पिछले 2 साल से। और इसमें भी ज़्यादातर चीज़ें निर्यात की गई हैं भारत के द्वारा, आयात नहीं की गई, निर्यात की गई है इसमें भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे इस स्थान पे कौन रहता था, यहाँ पे पहले चीन रहता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लेंगे इसके बारे में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, देखो। यूनाइटेड किंगडम, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम। देखो अगर राज्यों की बात करेंगे तो यूके का मतलब उत्तराखंड राज्य हो जाता है, और अगर देशों की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करेंगे, तो यूके का मतलब हो जाता है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश बना। क्या अमेरिका है, भारत है, चीन है या रूस है। यूके में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश बना। ठीक है, अमेरिका, भारत, चीन या रूस। तो इसका आंसर होने वाला है आपका भारत। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो जानते हैं। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या मतलब होता है, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी जब कोई विदेशी कंपनी या संगठन निवेश करता है तो उसे एफडीआई कहते हैं। जैसे सपोज अपने भारत में चीन या कोई सा भी देश आके अपने यहाँ कोई कारोबार या औद्योगिक कार्यों में लिप्त हो, तो जितना भी वह पैसा लगाएगा उसे बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है नहीं, तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में दूसरा सबसे बड़ा स्रोत पैसे लगाने वाला जो देश रहा है वो भारत रहा है। पहले स्थान पर कौन सा है, पहले स्थान पर अमेरिका रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जान लेंगे इसको। ठीक है नहीं, आइए अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 84 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर अब आएगा हमारा 85, क्वेश्चन नंबर 85। देखो ये थोड़ा उठ रहा है, इसको चलो अभी देखेंगे। दिख रहा होगा, ठीक है नहीं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 हमारा क्या कहता है, EIU का मतलब है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। EIU द्वारा जारी कैंसर नियंत्रण की तैयारी में 10 एशिया पैसिफिक देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान है। क्या पहला है, चौथा है, छठा है या 8वां है। सिंपल कहने का मतलब है EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी कैंसर नियंत्रण रिपोर्ट कि कौन सा देश कैंसर की बीमारी को रोकने में कितने कारगर उपाय कर पाया है, तो उसकी लिस्ट जारी की गई है। तो हमें बताना कि उस लिस्ट में, यानी कि उस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8वां। उसमें भारत का स्थान कौन सा है, भारत का स्थान है 8वां। आइए जान लेते हैं रिपोर्ट का नाम। ये रिपोर्ट जो जारी की गई है EIU द्वारा, इस रिपोर्ट का नाम है आपका कैंसर प्रिपेयर्डनेस इन एशिया पैसिफिक, प्रोग्रेस टूवर्ड्स यूनिवर्सल कैंसर कंट्रोल। दोबारा पढ़ता हूँ, इस रिपोर्ट का क्या नाम है, कैंसर प्रिपेयर्डनेस इन एशिया पैसिफिक, प्रोग्रेस टूवर्ड्स यूनिवर्सल कैंसर कंट्रोल। यानी कि हिंदी में भी मैंने इसको लिख दिया है
एशिया प्रशांत में कैंसर की तैयारी, सार्वभौमिक कैंसर नियंत्रण के लिए प्रगति। यानी कि आप कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने के लिए आपने क्या क्या उपाय किए हैं अभी तक, और आप उसकी लड़ाई में कितने तैयार हैं। सिंपल कहने का मतलब ये है। तो इसका एक सूचकांक बनाया गया है, उसमें भारत का स्थान है 8वां। देखो, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं। पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया है। ठीक है। EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बात आई है तो जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय लंदन में है। लंदन कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम। और इसके CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? ये है रॉबिन वेव। सिंपल। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने? क्या वो ली ओसले हैं, थॉमस रे हैं, सियन लूंग हैं, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी इसका आंसर आप लोग बताएंगे। हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है सियन लूंग। सिंपल कहने का मतलब है सियन लूंग हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है। जान लेते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट फैक्ट, 2006 के बाद लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बने। मीन्स 2006 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और अब की बार फिर से लगातार चौथी बार सिंगापुर के यही प्रधानमंत्री बने। इनकी पार्टी का नाम जानना जरूरी हो जाता है। यहाँ पे पार्टी का नाम है पीपुल्स एक्शन पार्टी। ठीक है। सिंगापुर की बात आई है तो जान लेते हैं सिंगापुर की राजधानी क्या है। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। ठीक है। और सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सिंगापुर की मुद्रा है डॉलर। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है पोलैंड के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता? दोबारा रिपीट करता हूँ, पोलैंड के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता? पहला ऑप्शन है आपका, ये दिख रहा है, हाँ सही है। पहला ऑप्शन है आपका एंड्रेज दुडा, थॉमस दुडा, एंड्रेज फूडा, या NOT मीन नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इस देखो ऊपर वाले का मैं टिक करना इसका भूल गया हूँ, इसका तो ये हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं पोलैंड के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा एंड्रेज दुडा ने। ठीक है। इनके बारे में जानते हैं। वर्तमान में यही राष्ट्रपति थे और अगले 5 साल के लिए फिर से चुने गए। सिंपल, सही नहीं? अभी भी यही थे यहाँ के राष्ट्रपति और फिर से अगले 5 वर्षों के लिए इन्हें चुन लिया गया है। नेक्स्ट, पोलैंड एक यूरोपीय देश है। मीन्स पोलैंड यूरोप महाद्वीप का एक देश है। फिर आगे, पोलैंड की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है वॉर्सो और इसकी मुद्रा है जुलोटी। ठीक है नहीं? ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 87। इसके बाद आगे बिना टाइम गवाए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है वो हमारा 88। जानते हैं। देखो, एशिया कप 2020 कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? एशिया कप 2020 कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? पहला ऑप्शन है मार्च 2021, अप्रैल 2021, जून 2021, या अगस्त 2021। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जून 2021। ठीक है। जानते हैं इसके बारे में। एशियाई क्रिकेट परिषद ने इसे कोविड-19 के चलते स्थगित किया है। जिस प्रकार से सभी प्रतियोगिताएं स्थगित की जा रही हैं, प्रतियोगिताएं, खेल सब कुछ स्थगित हो रहे हैं कोविड-19 की वजह से। इसी वजह से एक और हमारा कप जिसका नाम है एशिया कप, उसको जून 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह इस वर्ष सितंबर में होना था। इस वर्ष होना था इस सितंबर में। आयोजन स्थल तो पाकिस्तान था, पर सुरक्षा की वजह से श्रीलंका में होने की उम्मीद थी। कहने का मतलब है एशिया कप 2020 का आयोजन इस वर्ष सितंबर में पाकिस्तान में होना तय हुआ था, पर सुरक्षा की वजह से ऐसा लग रहा था कि ये वहाँ ना करा के इसको श्रीलंका में कराया जाए। ठीक है। लेकिन बाद में अब निश्चित ही कर दिया गया है इसको कि इसका आयोजन जून 2021 में श्रीलंका में ही होगा। मीन्स अगले साल ये श्रीलंका में ही होगा। ये निश्चित करके इसकी जब तब डेट फिक्स की कि मतलब दोनों कार्य एक साथ किए। ठीक है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। देखो भी अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है संयुक्त राष्ट्र किस दिन को मलाला दिवस के रूप में मनाता है? 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई या 13 जुलाई? मलाला दिवस के रूप में किस दिवस को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, हमें यह बताना है।
तो इसका आंसर है आपका 12 जुलाई। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। देखो, वर्ष 2013 में इस दिन यानी 12 जुलाई को मलाला ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र को संबोधित किया था। कब? 12 जुलाई 2013 को मलाला ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र को संबोधित किया था। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं, तो उन्हीं 6 प्रमुख अंगों में से एक प्रमुख अंग है हमारा महासभा। इसको संबोधित किया था किसने? मलाला ने। यूसुफ जी मलाला नाम है इनका। जान लेते हैं कौन है। देखो, लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज़ उठाने के कारण तालिबान ने 2012 में उन्हें गोली मार दी थी। मतलब कि ये समाज सेवक थी एक प्रकार की, इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज़ उठाई थी, तो इसके चलते तालिबान ने उन्हें गोली मार दी थी, ये बच गई थी। ठीक है नहीं। 19 दिसंबर 2011 को उन्हें राष्ट्रीय शांति पुरस्कार मिला था। उन्हें राष्ट्रीय शांति पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो सिंपल कहने का मतलब है, हमारे क्वेश्चन का मतलब है, प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये इसका हमने क्या पढ़ लिया, इसका जो संक्षिप्त में इसका सार बनता है। क्वेश्चन नंबर हमारे कहाँ तक हो गए हैं? क्वेश्चन नंबर हमारे 89 तक हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 89 के बाद 90 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला है, प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ लेंगे आप लोग। ठीक है नहीं। देखो भी जानते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, क्वालकॉम वेंचर्स कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 0.15% हिस्सेदारी के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश किया? जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था ना, गूगल ने भी किया है, फेसबुक ने भी किया, किसमें? जियो प्लेटफॉर्म्स में। ठीक है, तो उसी प्रकार से एक कंपनी है जिसका नाम है क्वालकॉम वेंचर्स, उसने भी इसमें निवेश किया है। हमको बताना कितने रुपए का निवेश किया है। ठीक है नहीं। 730 करोड़, 830 करोड़, 900 करोड़ या 1000 करोड़। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 730 करोड़। आइए अब इसके बारे में जानते हैं। जियो प्लेटफॉर्म्स में 12 सप्ताह के भीतर यह 13वां निवेश था। देखो, जो जियो प्लेटफॉर्म्स है ना, 12 सप्ताह के भीतर उसमें 13 कंपनियों ने अभी तक निवेश कर दिया है। यह जो था ये 13वें नंबर का निवेश था। फिर जानते हैं आगे, कंपनी की कुल वैल्यू 4.91 लाख करोड़ रुपए के आधार पर 0.15% इन्वेस्टमेंट हुआ है। कहने का मतलब है कंपनी की कुल वैल्यू कितनी आंकी गई है? 4.91 लाख करोड़। किस कंपनी की? जियो प्लेटफॉर्म्स की। इतनी वैल्यू आंक कर इसे 730 करोड़ रुपए दिए किसने? क्वालकॉम वेंचर्स ने, और इसकी 0.15% हिस्सेदारी अपने नाम कर ली। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अब तक जियो की 25.24% हिस्सेदारी बेचकर 1,18,318.45 करोड़ रुपए की राशि जुटाई है। कहने का मतलब सिंपल ये हुआ, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभी तक जियो प्लेटफॉर्म्स की 25.24% हिस्सेदारी बेच दी है, और इसे बेचकर उन्होंने 1,18,318.4 करोड़ रुपए की राशि जुटा ली है। ठीक है नहीं। फिर देखो, ये हमने लास्ट वीडियोज़ में भी पढ़ा था, सबसे बड़ा निवेश किसने किया? फेसबुक का रहा। सबसे बड़ा निवेश फेसबुक ने किया। कितना किया? 43,574 करोड़ रुपए। इतने करोड़ रुपए देकर उसकी 9.99% हिस्सेदारी खरीदी। गूगल ने 33,737 करोड़ रुपए देकर 7.7% हिस्सेदारी अपने नाम की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है आपके लिए, तो इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य आपके लिए होने वाले थे उनको मैंने इसमें सभी को समाहित कर दिया। आशा करता हूँ ठीक से समझ आ गया होगा। नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा देख लेंगे प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 91। देखते हैं, भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया? हमें बताना कि भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया। ई लोक अदालत मीन्स इलेक्ट्रॉनिक लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या केरल?
झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या केरल? जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। देखो इसके बारे में जानते हैं। इसका आयोजन कोरोना के बीच लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किया गया। सही है, किया गया। यह आयोजन 11 जुलाई को बिलासपुर जिले के उच्च न्यायालय में किया गया। कहाँ? बिलासपुर जिले के उच्च न्यायालय में किया गया। ई लोक अदालत का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहीं पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसी प्रकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वगैरह, मतलब कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हम उसमें पार्टिसिपेट आराम से कर सकते हैं। तो ये होता हमारा ई लोक अदालत। आगे जानते हैं फिर। ई लोक अदालत उच्च न्यायालय के साथ सभी जिला न्यायालयों और तहसील न्यायालयों में भी आयोजित की जा रही है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ राज्य में। उद्घाटन बिलासपुर न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति PR रामचंद्र ने किया। किसने किया था इसका उद्घाटन? इसका उद्घाटन 11 जुलाई को बिलासपुर न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति PR रामचंद्र ने किया था। ठीक है। किस राज्य की बात चल रही है? छत्तीसगढ़ की। जब छत्तीसगढ़ राज्य की बात चल रही है तो जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और यहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उइके। आशा करता हूँ ठीक से समझ आ गया होगा। इसी के साथ हम जल्दी से आगे बढ़ें। इस लेक्चर में 100 क्वेश्चन तक पूरे कराने हैं मुझे आपको, ठीक है नहीं? जल्दी से बढ़ते हैं आगे। सरकारी जमीन की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सरकारी जमीन की निगरानी के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मीन्स स्पेस टेक्नोलॉजी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा या असम? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ओडिशा। बिना टाइम गवाए जल्दी आगे बढ़ते हैं। इसके लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने BLOIS की शुरुआत की। जान लेते हैं BLOIS क्या है, किसने शुरू किया? ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। BLOIS की फुल फॉर्म है आपका भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। आगे देखते हैं। इसके तहत इसरो के अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, किया जाए किसके तहत? BLOIS के तहत। अब बात आई है ओडिशा की, तो जान लें इसरो तो आपको पता ही होगा, काफ़ी बार रिपीट हो गया तो अभी तक वीडियोस में, ठीक है नहीं? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्ड टू बेंगलुरु। कहाँ पे है? बेंगलुरु में। अब ओडिशा की बात आई है तो जान लेते हैं ओडिशा के राज्यपाल कौन है। ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल और मुख्यमंत्री और लेडियम ऊपर पढ़ चुके हैं नवीन पटनायक। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 93। ठीक है, देखो भी। हाल ही में केंद्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए वर्ल्ड बैंक से कितनी रकम का ऋण लेने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? $100 मिलियन, $200 मिलियन, $300 मिलियन या $400 मिलियन? तो इसका जो आपका आंसर होने वाला है वो है आपका $400 मिलियन। ठीक है, जानते हैं देखो इसके बारे में। इसका उद्देश्य गंगा नदी में प्रदूषण को कम करना है। किसका उद्देश्य? जो नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया है, इसका उद्देश्य गंगा नदी में प्रदूषण को कम करना है। और इसी कार्यक्रम के तहत कितनी रकम ली गई है? $400 मिलियन की रकम ली गई है। ठीक है नहीं? किससे? वर्ल्ड बैंक से। किसने ली है? हमारी केंद्र सरकार ने। अब वर्ल्ड बैंक की बात आई है तो जान लेते हैं वर्ल्ड बैंक का HQ मीन्स हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC इन USA। इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट है डेविड मालपस। किसके? वर्ल्ड बैंक के। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। जल्दी से अभी हमारा कौन सा हो गया? 93 तक हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आने वाला है 94। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 है, इसको देखते हैं हम ध्यान से। देखो भाई, ये क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन हमारा बोल रहा है दूध और डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने प्योर फॉर श्योर नामक अभियान शुरू किया? दोबारा रिपीट करता हूँ मैं इसको। दूध और डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए
किस राज्य सरकार ने प्योर फॉर श्योर नामक अभियान शुरू किया? हमें सिंपल ये बताना है कि किस राज्य सरकार द्वारा प्योर फॉर श्योर नामक अभियान शुरू किया गया। ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, प्योर फॉर श्योर नामक अभियान चलाया गया। क्यों? डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए इस प्रोग्राम को चालू किया गया। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान की बात है तो जान लेते हैं। देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और इसके उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हैं। देखो, यहाँ मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री का नाम लिखना इसलिए उचित है क्योंकि वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के भी तनातनी चल रही है, तो इसलिए हमें जान लेना थोड़ा ज़रूरी है। ठीक है नहीं? राज्यपाल की बात है तो जान लेते हैं। राज्यपाल कौन है वहाँ के? राज्यपाल है वहाँ के कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 95। किस एविएशन कंपनी ने इंडियन एयरफोर्स को अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी पूरी कर दी है? किस एविएशन कंपनी ने इंडियन एयरफोर्स को अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी पूरी कर दी है? पहला ऑप्शन है लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, रॉयनॉट या नॉट, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका होने वाला बोइंग। जान लेते हैं इसके बारे में। अमेरिकी एविएशन कंपनी के साथ भारत ने सितंबर 2015 में 22 अपाचे और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा किया था। कब? 2015 में। किसके साथ? अमेरिकी एविएशन कंपनी, जो वहाँ हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज वगैरह का निर्माण करती है, उसके साथ भारत ने समझौता किया था। 5 चिनूक की आखिरी खेप मार्च 2020 और 5 अपाचे हेलीकॉप्टर की आखिरी खेप 2020 में हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पहुंच गई। कहने का मतलब है कई खेप में होके ये हेलीकॉप्टर भारत में आ चुके हैं। अंतिम 5 हेलीकॉप्टरों की, या 5 चिनूक और 5 अपाचे हेलीकॉप्टर, 5 चिनूक कब आए? मार्च 2020 में। 5 अपाचे कब आए? जून 2020 में। कहाँ पर आई? हिंडन एयरफोर्स स्टेशन। कहाँ पर है? हिंडन। ये हिंडन एयरफोर्स स्टेशन है आपका गाज़ियाबाद में। ठीक है, जान लेते हैं। बोइंग की बात है तो बोइंग के बारे में जान लेते हैं। बोइंग का मुख्यालय शिकागो यानी अमेरिका में, अमेरिका के शिकागो में है। स्थापना इसकी 15 जुलाई 1916 में हुई थी और इसके चेयरमैन और CEO का नाम है डेविड एल कैलो। क्या नाम है? डेविड एल कैलो। ये क्वेश्चन हमारा पूर्ण हो जाता है। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल देखते हैं क्या कहता है। देखो, दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 के दौरान बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किसे मिला? दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 के दौरान बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किसे मिला? क्या है वो? ची लुपो, क्या हनी मनी है, क्या मनी हंटिंग या फ्री क्लब? ठीक है, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर होगा ची लुपो। सिंपल कहने का मतलब है ची लुपो को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला। किसमें? दादा साहेब फाल्के अवार्ड, फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 में। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का मतलब ये होता है किसी भी टॉपिक पर एक छोटी फिल्म बना देना। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। यह शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री केजांग डी थोंगडोक ने बनाई। जो ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री कौन सी? ची लुपो। ये किसने बनाई? केजांग डी थोंगडोक ने बनाई। ये अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। कौन? केजांग डी थोंगडोक। वो तो आपको पता ही है, अरुणाचल प्रदेश और चीन ये तो असर एक ही रहता, तो नाम एक प्रकार के से ही मिलते हैं वहाँ पे। ठीक है नहीं? आइए अब आगे जानते हैं। यह डॉक्यूमेंट्री हनी हंटिंग को लेकर है। हनी हंटिंग का मतलब क्या है? मैंने लिख दिया आगे। मधुमक्खी छत्तों से शहद इकट्ठा करने का कार्य। मधुमक्खी छत्तों से शहद इकट्ठा करने को हम हनी हंटिंग कहते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो ची लुपो है, ये इसी के ऊपर है। इसमें शर्टू कपेन समुदाय, ये एक समुदाय है जिसका नाम है शर्टू कपेन समुदाय की प्रचलित शहद के शिकार की परंपरा को दिखाया गया है। एक समुदाय है वहाँ का, उसका नाम है शर्टू कपेन समुदाय। ये शहद का शिकार करने की इसकी प्रचलित पुरानी ही परंपरा है जो अभी तक चली आ रही है।
तो इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में उसको दिखाया गया है। यह अवार्ड फिल्म फेस्टिवल संगठन द्वारा दिया जाता है, जो एक NGO है, न कि सरकारी संस्था। सिंपल कहने का मतलब है दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है किसके द्वारा दिए जाते हैं? ये फिल्म फेस्टिवल संगठन के द्वारा दिए जाते हैं। और फिल्म फेस्टिवल संगठन एक NGO है, यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक NGO है, सरकारी संस्था नहीं है। हमें ऐसा लगता है ना सुनने में कि भाई ये सरकार देती होगी, इसको सरकार नहीं देती, इसको देती है फिल्म फेस्टिवल संगठन द्वारा से अवार्ड को दिया जाता है, और जो सरकारी संस्था ना होकर एक NGO है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 97। देखते हैं 97 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखो, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप दोबारा से कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? हमें ये बताना, फीफा अंडर 19 महिला विश्व कप दोबारा से कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या ये अप्रैल 2021, अक्टूबर 2021, जनवरी 2021 या फरवरी 2021? बताएंगे आप लोग। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा फरवरी 2021। ठीक है, नहीं क्या हो जाएगा? फरवरी 2021। इसके बारे में जान लेते हैं। टूर्नामेंट पहले एक बार स्थगित होने के बाद इस साल 17 नवंबर को होना था। सिंपली कहने का मतलब है ये टूर्नामेंट जो है ये पहले भी इसको एक बार स्थगित कर दिया गया था। स्थगित करने के बाद इस बार 17 फरवरी को इसका आयोजन होना था, लेकिन किसी कारण से इसको फिर से स्थगित कर दिया गया। किसको? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप को। अब कब होना है ये? अब फरवरी 2021 में होना है। आइए नेक्स्ट आगे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। देखो, भारत में 2018 में बाघों पर किए गए सर्वे को किस रिकॉर्ड में शामिल किया गया? दोबारा रिपीट करता हूँ। भारत में 2018 में बाघों पर किए गए सर्वे को किस रिकॉर्ड में शामिल किया गया? हमें ये बताना कि जो 2018 में बाघों का सर्वे किया गया था, उस सर्वे को किस रिकॉर्ड में शामिल किया गया? इसके पिछले वीडियो में जो 2018 का बाघों का सर्वे था, उसमें डिटेल में हर मुख्य प्रमुख तथ्य को मैं लिखवा चुका हूँ। प्लीज़ जिसने वो वीडियो नहीं देखी उसको एक बार देख लेगा। ठीक है ना? तो क्या ये बेस्ट सर्वे ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया, लिम्का बुक अवार्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, या केंद्र सरकार का सर्वे रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो इसको जो शामिल किया गया, हमारा आंसर हो जाएगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। देखो क्यों शामिल किया गया जानते हैं। द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन की ओर से बाघों पर किया गया यह दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे साबित हुआ। सिंपली कहने का मतलब है जो 2018 में बाघों पर सर्वे किया गया था, यह दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे साबित हुआ है। ठीक है नहीं? तो सिंपल इसे कहाँ पे शामिल कर लिया गया? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसी के साथ आपके 98 क्वेश्चन हो गए। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से उनको ख़त्म कर लेते हैं। वीडियो बड़ी हो जाएगी। नहीं, बहुत बच्चे तो वीडियो को देख के डर जाते हैं, ये नहीं देखते हैं उसमें कितना कंटेंट आपको मिलने वाला है। कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन हमारा बोलता है, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का वर्चुअल आयोजन किस देश में हुआ? दोबारा रिपीट करता हूँ, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का वर्चुअल आयोजन किस देश में हुआ? ऑप्शन है आपके USA, UK, जापान या जर्मनी। क्या क्या ऑप्शन थे आपके? USA, UK, जापान या जर्मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका UK, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। जान लेते हैं। इसका आयोजन भारत इंक समूह द्वारा हुआ और भारतीय नेता और इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। सिंपल कहने का मतलब है जो इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का वर्चुअल आयोजन हुआ, वर्चुअल का मतलब होता है कि जिस आयोजन में आप फिजिकली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है नहीं? इसका आयोजन किसके द्वारा हुआ? इसका आयोजन हुआ भारत इंक समूह के द्वारा हुआ और इसमें भारतीय नेता और इंडस्ट्रियलिस्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। सिंपल। ठीक है नहीं? आगे देखते हैं इसकी थीम क्या थी। इसकी थीम थी बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड, ये इसकी थीम रही किसकी? इंडिया ग्लोबल वीक 2020 की। नरेंद्र मोदी ने भी इसमें अपने विचार रखे। आगे जानते हैं। फिर भारत इंक समूह की बात है तो जान लेते हैं हम,
इसके अध्यक्ष और सीईओ कौन है? वो है मनोज लाडवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की ताज़ा जारी वर्ल्ड रैंकिंग में 52 किलो वेट कैटेगरी में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? रिपीट करता हूँ, इम्पोर्टेंट है बहुत। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की ताज़ा जारी वर्ल्ड रैंकिंग में 52 किलो वेट कैटेगरी में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने आपके अमित पंघाल। आइए जानते हैं। पहली बार भारत के 12 मुक्केबाज टॉप 10 में रहे। भारत के 12 मुक्केबाज टॉप 10 में रहे। ये तो आप समझना नहीं कि टॉप 10 में 12 कैसे आ गए। टॉप 10 में 12 रहने का मतलब ये है, एक तो आपका हो गया जैसे देखो हमारा ये था 52 किलो वेट कैटेगरी, इसके टॉप 10 में से लिए गए। और आपका 48 किलो वेट कैटेगरी हो सकता है, 60 किलो वेट कैटेगरी होता है। सिंपल कहने का मतलब इन सभी कैटेगरियों में, जैसे देखो मान के चलते हैं, ये हो गया आपका 48 किलो वेट कैटेगरी, ये हो गया आपका 52 किलो वेट कैटेगरी, ये आपका 64 किलो वेट कैटेगरी हो गया। ठीक है, तो इसमें से जो 10 हैं, इसमें भी 10 हैं, इसमें भी 10 हैं, तो इन सारों के 10 में से कौन है? 12 भारत के हैं। इन सभी के 10-10 में से टॉप 10 इसके, टॉप 10 इसके, टॉप 10 इसके, इनमें से सभी में 12 मुक्केबाज भारत के हैं। ध्यान से समझ गए होंगे आप, मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं आप समझेंगे कभी बोले कि टॉप 10 जगह तो 10 की होती है, 12 कहाँ से आ गए? सही है नहीं। तो पहली बार भारत के 12 मुक्केबाज टॉप 10 में रहे। इसमें 8 महिला और 4 पुरुष हैं। इन 12 में 8 महिलाएं और 4 पुरुष हैं, हम जान लेते हैं। 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन MC मैरी कॉम 51, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे के बताया था। ये तो जो हमारी वेट कैटेगरी है वो अलग अलग होती हैं, तो एज एग्जाम्पल मैंने बताया था। ठीक है, 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन MC मैरी कॉम 51 किलो वेट कैटेगरी में 30 स्थान पर रहीं। जो 51 किलोग्राम वेट कैटेगरी में MC मैरी कॉम 30 स्थान पर रहीं। सही है। महिला वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली युवा मुक्केबाज मंजू रानी 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में दूसरे स्थान पर रहीं। देखो जैसे 51 किलोग्राम के 10 हो गए, 51 के हो गए होंगे, ये 48 के 10 हो गए, तो उसमें से 12 भारत के हैं। फिर आगे देखते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि 9 बॉक्सरों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे पहले 2012 में 8 मुक्केबाजों ने क्वालिफाई किया था। 2012 में 8 ने किया था और अब की बार 9 ने किया, जो पिछला रिकॉर्ड 2012 का भी रिकॉर्ड टूट गया। इस बार के ओलंपिक जापान में 2021 में होंगे। इस बार के ओलंपिक कहाँ होंगे? इस बार के ओलंपिक जापान में होंगे। कब होंगे? 2021, जिसे हम बोलेंगे टोक्यो ओलंपिक्स 2000। ठीक है, लास्ट वीडियो हमने क्वेश्चन किया था ना कि अगले जो यूथ गेम्स होने वाले हैं कहाँ होंगे? वो हरियाणा के पंचकुला में, जस्ट आफ्टर टोक्यो ओलंपिक्स, बिल्कुल टोक्यो ओलंपिक्स के बाद। ठीक है, तो ये वही टोक्यो ओलंपिक्स है, जापान की राजधानी है टोक्यो। तो देखो ये हमने 100 क्वेश्चंस तक पूरे कर लिए हैं जो हमारी सीरीज चल रही है। इस सीरीज़ में अभी तक हमारे 100 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं और मैं इनको 100 क्वेश्चंस नहीं मानता, ये आपके कई 100 क्वेश्चंस हो चुके हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट तथ्यों को हमने समाहित कर लिया है। और ये सीरीज़ इसी प्रकार आगे चलती रहेगी अप टू योर BEO एग्ज़ाम। आशा करता हूँ सभी दोस्तों को मेरे पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। एक बार समझ में आए तो वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ चेंजेस मुझे करनी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट दीजिएगा। आपका बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा उसका। ठीक है नहीं? तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। और इसी के साथ मैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर जल्दी ही आपके सामने आऊँगा। ठीक है, ओके, गुड बाय।